ऑफिस कैफेटेरिया की हवा में गुनगुनी फिल्टर कॉफी और तले हुए समोसों की महक फैली हुई थी। नागपुर की एक मिड टीयर लॉजिस्टिक्स फर्म में काम करने वाले 31 ईयर ओल्ड एचआर एग्जीक्यूटिव निखिल अपनी स्प्रेडशीट को घूर रहे थे। उनकी मंथली टेक होम सैलरी 58,000 रुपीज थी, जो एक रिस्पेक्टेबल सम था। फिर भी ऐसा लगता था कि वह रेंट, ईएमआई, ग्रॉसरी बिल्स और अमरावती में अपने पेरेंट्स को भेजे जाने वाले छोटे मोटे मंथली रेमिटेंस में गायब हो जाती है। जैसे ही निखिल ने अपने लंच की एक बाइट ली, उनके कलीग संजय ने एक प्लास्टिक चेयर खींची और पास झुककर फुसफुसाते हुए बात करने लगे। भाई, एक स्टॉक है, 100% पक्का टिप। संजय ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए अर्जेंसी के साथ कहा। मेरे कजिन का सबसे क्लोज सीधे उनकी कॉर्पोरेट फाइनेंस टीम में काम करता है। वे नेक्स्ट वीक एक मैसिव एक्सपोर्ट ऑर्डर अनाउंस कर रहे हैं। यह 6 मंथ्स में 3 टाइम्स होने वाला है। किसी को मत बताना। निखिल ने अपनी लाइफ में कभी एक सिंगल इक्विटी शेयर भी नहीं खरीदा था। इस पॉइंट तक उनकी फाइनेंशियल दुनिया स्ट्रिक्टली प्रेडिक्टेबल फिक्स्ड डिपॉजिट्स और एक पुरानी लो यील्डिंग एंडोमेंट LIC पॉलिसी तक ही सीमित थी, जो उनके फादर ने उनके 18 का होने पर खरीदी थी। लेकिन कैफेटेरिया की फ्लोरोसेंट लाइट में खड़े होकर संजय को सुनते हुए निखिल ने अपने चेस्ट में एक इलेक्ट्रिक सर्ज महसूस किया। यह इजी मनी का अट्रैक्टिव खिंचाव था। ये बिलीफ कि उन्हें किसी तरह वेल्थ क्रिएशन के एक सीक्रेट साइड डोर का प्रिविलेज्ड एक्सेस मिल गया है। उस शाम अपने बेड के कोने पर बैठकर निखिल ने एक पॉपुलर डिस्काउंट ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड किया। उन्होंने ऑनबोर्डिंग ट्यूटोरियल्स को स्किप किया, एजुकेशनल पॉपअप्स को बायपास किया और सीधे सर्च बार पर चले गए। उन्होंने वह टिकर सिंबल टाइप किया जो संजय ने एक पेपर नैपकिन पर लिखा था। अपने मंथली बजट को कंसल्ट किए बिना निखिल ने अपने सेविंग्स अकाउंट से 40,000 रुपीज ट्रेडिंग पोर्टल में ट्रांसफर कर दिए। वह पैसा कोई स्पेयर कैश नहीं था, उसे 4 मंथ्स में मेहनत से जमा किया गया था, जिसे स्पेशली नवंबर में उनकी सिस्टर की शादी के लिए गोल्ड चेन खरीदने के लिए रखा गया था। स्मार्टफोन स्क्रीन पर 3 क्विक टैप्स के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। निखिल ऑफिशियली एक इन्वेस्टर बन गया था, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा था। पहले फोर्टनाइट के लिए यूनिवर्स जैसे उसकी बोल्डनेस को रिवॉर्ड दे रहा था। स्टॉक लगातार ऊपर बढ़ रहा था। ट्यूसडे को 4% अप, थर्सडे को अंदर 3%। वीक 2 के एंड तक निखिल के 40,000 रुपीज अचानक से 44,800 रुपीज बन चुके थे। 14 डेज में एक सॉलिड 12% रिटर्न। एक्साइटमेंट एकदम नशीली थी। निखिल ने अपने ग्रीन पोर्टफोलियो ग्रीन का स्क्रीनशॉट लिया और उसे अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप बीटेक बॉयज 2015 में पोस्ट कर दिया। साथ में एक कैजुअल कैप्शन लिखा, वर्क हार्ड, इन्वेस्ट स्मार्ट। कुछ ही मिनट्स में उसके 3 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ने उसे पर्सनली मैसेज किया, भाई स्टॉक नेम में बता दे प्लीज। निखिल को अथॉरिटी की एक अनअर्न्ड फीलिंग महसूस हुई। अब वो सिर्फ एक HR एग्जीक्यूटिव नहीं था, वो एक मार्केट विजार्ड बन चुका था जिसने कोड क्रैक कर लिया था। फिर आया वीक 4। ट्यूसडे मॉर्निंग को 9:20 AM पर निखिल ने एक टीम मीटिंग के दौरान अपना ऐप खोला। उसका दिल बैठ गया। स्टॉक एकदम गहरे लाल रंग में रंगा हुआ था। एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में यह 20% डाउन था। लोअर सर्किट लग चुका था। मार्केट ओपन होने से 1 घंटा पहले एक खराब क्वार्टरली अर्निंग्स रिंग्स रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें बढ़ते हुए डेट और एक कैंसिल्ड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट का खुलासा हुआ था। एक ऐसी तबाही जिसे संजय के कजिन का फ्रेंड शायद प्रेडिक्ट करने में फेल हो गया था। फ्राइडे तक स्टॉक टोटल 35% तक गिर चुका था। निखिल के 40,000 रुपीज सिमटकर 26,000 रुपीज रह गए थे। 1 महीने से भी कम समय में उसने अपनी बहन के वेडिंग गिफ्ट फंड के 14,000 रुपीज उड़ा दिए थे। पैनिक से सुन्न होकर वह लॉस बुक करके बेचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और न ही संजय को बताने का साहस जुटा पा रहा था। वह अपनी रातें छत को घूरते हुए बिताता, डर और बेकार की उम्मीद के बीच दर्दनाक स्पेस में फंसा हुआ। निखिल सीधे उसी साइकोलॉजिकल माइंडफील्ड में चले गए थे जिसे हमने पहले एक्सप्लोर किया था, बोरोड कन्विक्शन का ट्रैप। बिल्कुल चैप्टर 3 के किशोर की तरह, जिसने सोशल मीडिया हाइप के इन्फ्लुएंस में आकर शिबामुन के मिथिकल गेन्स के पीछे भागते हुए अपनी हार्ड अर्नड सेविंग्स गंवा दी थीं। निखिल ने भी रैशनल एनालिसिस की जगह फाइनेंशियल फोकलोर पर भरोसा कर लिया। दोनों ही लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो के सेम कॉकटेल और इस डेंजरस इल्यूजन के शिकार हो गए कि किसी और के पास बिना मेहनत के अमीर बनने का सीक्रेट मैप है। सेक्शन ब्रेक। द एनाटॉमी ऑफ द टिप, गेम आपके खिलाफ रिग्ड क्यों है? यह समझने के लिए कि निखिल ने अपने पैसे क्यों गंवाए और इंडिया में मिलियंस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स
हर एक दिन यही सेम मिस्टेक क्यों दोहराते हैं? हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और वाटर कूलर चैट्स के जरिए सर्कुलेट होने वाले स्टॉक टिप्स की स्ट्रक्चरल रियलिटी से पर्दा उठाना होगा। स्टॉक टिप्स का फेल होना खराब टाइमिंग या टेम्परेरी बैड लक का कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये 3 स्ट्रक्चरल फोर्सेस से गवर्न होने वाली एक इनेविटेबिलिटी है: इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, सर्वाइवरशिप बायस और इन्वेस्टिंग व स्पेक्यूलेटिंग के बीच का फंडामेंटल फर्क। इंस्टीट्यूशनल या इनसाइडर्स, इन्फो प्राइस्ड इन होना या प्रॉफिट्स टेकन होना हेज फंड्स और एचएनआई की तरफ ले जाता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ब्रोकर्स और एनालिस्ट्स की तरफ ले जाता है। पब्लिक डिसमिनेशन व्हाट्सएप ग्रुप्स और टिपस्टर्स की तरफ ले जाता है। फाइनल लिक्विडिटी बेस निखिल और रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ ले जाता है। नंबर 1, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। आप एग्जिट लिक्विडिटी हैं। मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम में इंफॉर्मेशन ही अल्टीमेट करेंसी है और ये एक स्ट्रिक्ट हायरार्की के थ्रू मूव करती है। इस हायरार्की के टॉप पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, हाई फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदमिक ट्रेडर्स और कॉरपोरेट इनसाइडर्स बैठते हैं। इन प्लेयर्स के पास सोफिस्टिकेटेड रिसर्च डिपार्टमेंट्स, मैनेजमेंट तक डायरेक्ट एक्सेस और ऐसे एल्गोरिदम होते हैं जो मिलीसेकंड्स में अर्निंग्स रिपोर्ट्स को प्रोसेस कर सकते हैं। जब तक किसी कंपनी के बारे में कोई सीक्रेट टिप इस चेन में नीचे तक पहुंचती है, कॉरपोरेट इनसाइडर्स से प्राइमरी ब्रोकर्स तक, ब्रोकर्स से सेकेंडरी मार्केट ऑपरेटर्स तक, ऑपरेटर्स से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक और फाइनली नागपुर में किसी एचआर एग्जीक्यूटिव को फॉरवर्ड किए गए व्हाट्सएप मैसेज तक, तब तक वह इंफॉर्मेशन एंशिएंट हिस्ट्री बन चुकी होती है। मार्केट एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है। निखिल द्वारा अपने फोन ऐप पर बाय बटन दबाने से बहुत पहले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पहले ही अफवाह को इवेलुएट कर लिया था, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, कम प्राइस पर स्टॉक खरीद लिया था, वैल्यू को ऊपर पुश कर दिया था और बेचने की तैयारी कर ली थी। जब कोई टिप व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंचती है तो स्मार्ट मनी खरीद नहीं रही होती है। वे खरीदारों की तलाश में होते हैं ताकि वे प्रॉफिट में अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकें। दलाल स्ट्रीट के ब्रूटल जार्गन में व्हाट्सएप टिप्स पर भरोसा करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स किसी रैली में अर्ली पार्टिसिपेंट्स नहीं होते हैं। वे उन लोगों के लिए एग्जिट लिक्विडिटी होते हैं जिन्होंने दिनों या हफ्तों पहले खरीदा था। सर्वाइवरशिप बायस, द इल्यूजन ऑफ द ग्रुप चैट। स्मार्ट पढ़े लिखे लोग ओवरवेलमिंग ऑड्स के बावजूद व्हाट्सएप टिप्स पर विश्वास क्यों करते रहते हैं? इसका जवाब सर्वाइवरशिप बायस में छिपा है। निखिल के कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में सोचिए। जब उसका ट्रेड 12% ऊपर था तो उसने प्राउडली अपना स्क्रीनशॉट 40 लोगों को ब्रॉडकास्ट किया। लेकिन जब 2 वीक्स बाद उसका पोर्टफोलियो 35% क्रैश हो गया तो क्या उसने अपना 14,000 रुपीस का लॉस दिखाते हुए फॉलो अप स्क्रीनशॉट भेजा? बिल्कुल नहीं। अपनी गलती से एम्बेरस्ड होकर वह चुप रहा। इस बिहेवियर को मिलियंस ऑफ यूजर्स में मल्टीप्लाई कीजिए। हर स्टॉक मार्केट ग्रुप में लोग अपनी जीतों के बारे में लाउडली बोस्ट करते हैं जबकि चुपचाप अपने लॉसेस को दबा देते हैं। आप उस बंदे के बारे में सुनते हैं जिसने एक अननोन माइक्रो कैप स्टॉक खरीदा जो क्वाड्रुपल हो गया, लेकिन आप उन 9 दूसरे माइक्रो कैप्स के बारे में कभी नहीं सुनते जो उसने खरीदे थे और जो चुपचाप बैंकरप्ट हो गए या अपनी 80% वैल्यू खो दी। ये एक डेंजरस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। जब आप सोशल मीडिया या चैट ग्रुप्स को देखते हैं तो आप एक्सक्लूसिवली सर्वाइवर्स, रेयर, शॉर्ट टर्म सक्सेस को देखते हैं, जबकि फेल्ड टिप्स का मैसिव ग्रेवयार्ड इनविजिबल रहता है। आप ये मानने लगते हैं कि मार्केट में जीतना आसान और फ्रीक्वेंट है, जबकि रियलिटी में आप एक ऑप्टिकल इल्यूजन देख रहे होते हैं। स्पेक्यूलेशन वर्सेस इन्वेस्टिंग बरोड कन्विक्शन फेल्स इन द डार्क। एक इन्वेस्टर और एक स्पेक्यूलेटर के बीच एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है। एक इन्वेस्टर किसी बिजनेस का एक हिस्सा उसके फंडामेंटल्स की क्लियर समझ के बेसिस पर खरीदता है। उसकी अर्निंग्स ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या मोट, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ और वैल्यूएशन। चूंकि इन्वेस्टर्स ने अपना होमवर्क खुद किया होता है, इसलिए उनके पास कन्विक्शन होता है। जब कोई बुरी मैक्रो हेडलाइन आने पर मार्केट 10% गिरता है तो एक रियल इन्वेस्टर पैनिक नहीं करता। वे समझते हैं कि उनके पास क्या है और वे इस गिरावट को एक अच्छी कंपनी को डिस्काउंट पर और ज्यादा खरीदने के मौके की तरह भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ एक टिप फॉलोअर पूरी तरह से बरोड कन्विक्शन पर काम करता है। निखिल को यह नहीं पता था कि कंपनी क्या बनाती है, उस पर कितना डेट लेवल है या उसे कौन मैनेज करता है। उसकी पूरी थीसिस बस इस एक सेंटेंस पर टिकी थी। संजय के कजिन के फ्रेंड ने कहा है कि यह 3x हो जाएगा।
बरोड कन्विक्शन तब तक बहुत बढ़िया काम करता है जब तक प्राइसेस ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन जिस पल मार्केट वायलेंट होता है, जैसा कि यह हमेशा होता है, बरोड कन्विक्शन तुरंत गायब हो जाता है। क्योंकि निखिल के पास बिजनेस की कोई एक्चुअल नॉलेज नहीं थी। उसके पास यह डिसाइड करने का कोई फ्रेमवर्क नहीं था कि 20% की गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी या अपने लॉसेस को कट करने का सिग्नल। वह पूरी तरह से ब्लाइंड हो गया, पैनिक से पैरालाइज्ड हो गया। सेक्शन ब्रेक। द कोल्ड अरिथमेटिक ऑफ जॉन बॉगल। स्टॉक पिकिंग जीनियस के मिथ से बाहर निकलने के लिए हमें 20th सेंचुरी के सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल माइंड्स में से एक की तरफ देखना होगा। जॉन जैक बॉगल, वैनगार्ड के लेजेंडरी फाउंडर। अपनी फेमस बुक द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग में बॉगल ने एक ऐसा सच सामने रखा जो इतना सिंपल लेकिन इतना गहरा था कि उसने ग्लोबल फाइनेंस को फंडामेंटली बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि स्टॉक पिकिंग के जरिए स्टॉक मार्केट को आउटस्मार्ट करना सिर्फ मुश्किल ही नहीं है, बल्कि टाइम के साथ वास्ट मेजॉरिटी लोगों के लिए यह एक मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी है। बॉगल की कोर थीसिस अनडिनाएबल अरिथमेटिक पर बनी है, न कि स्पेक्यूलेशन या फाइनेंशियल थ्योरी पर। द एग्रीगेट मार्केट मैथ। ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, मैनेजमेंट फीस और टैक्सेस के डिडक्शन से पहले मार्केट में सभी इन्वेस्टर्स का एग्रीगेट रिटर्न मार्केट के अपने ग्रॉस रिटर्न के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। स्टॉक मार्केट को एक ऐसे बहुत बड़े कंट्री क्लब की तरह समझिए जिसके ओनर मिलकर सभी इन्वेस्टर्स हैं। अगर मार्केट ओवरऑल किसी दिए गए साल में 10% ग्रो करता है, तो सभी कंपनियों द्वारा मिलाकर जनरेट की गई टोटल वेल्थ भी एग्जैक्टली 10% ही होती है। हर उस इन्वेस्टर के लिए जो स्मार्ट स्टॉक पिकिंग के जरिए मार्केट को 5% से बीट करता है, किसी दूसरे इन्वेस्टर को मार्केट से एग्जैक्टली 5% अंडर परफॉर्म करना ही पड़ेगा। कॉस्ट्स से पहले स्टॉक मार्केट एवरेज के मुकाबले इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स के बीच एक जीरो सम गेम है। हालांकि रियल वर्ल्ड बिना कॉस्ट्स के काम नहीं करता। स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, सेबी टर्नओवर फीस DP चार्जेस, कैपिटल गेन्स टैक्सेस और बिड आस्क स्प्रेड्स पे करने पड़ते हैं। अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के जरिए ट्रेड करते हैं तो आप फंड मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं। ग्रॉस मार्केट रिटर्न फॉर एग्जांपल 12% माइनस फाइनेंशियल फ्रिक्शन ब्रोकरेज STT टैक्सेस एक्सपेंस रेशियोज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% इक्वल टू नेट रिटर्न रिसीव्ड बाय ऑल इन्वेस्टर्स कंबाइंड 9 to 10%। ये हमें बोगल के फंडामेंटल रूल द कॉस्ट मैटर्स हाइपोथेसिस की तरफ ले जाता है। हालांकि कॉस्ट्स से पहले स्टॉक पिकिंग एक जीरो सम गेम है, लेकिन कॉस्ट्स के बाद इन्वेस्टर्स के ग्रुप के लिए ये एक नेट नेगेटिव सम गेम बन जाता है। एक एग्रीगेट बॉडी के रूप में इन्वेस्टर्स को मार्केट से एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट से अंडर परफॉर्म करना ही पड़ेगा जितनी फ्रिक्शन कॉस्ट्स वे पे करते हैं। मार्केट रिटर्न 100% एक्टिव ट्रेडर्स और टिप चेजर्स की तरफ ले जाता है जो नेट अंडर परफॉर्मर्स हैं, और फ्रिक्शन कॉस्ट्स जैसे कि STT टैक्सेस फीस और स्लिपेज। एक इंडियन मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए इस अरिथमेटिक के इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। हर बार जब आप व्हाट्सएप टिप के बेसिस पर कोई स्टॉक बाय और सेल करते हैं, हर बार जब आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश में शेयर्स फ्लिप करते हैं, तो आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री की फ्रिक्शन मशीन को फीड कर रहे होते हैं। आप हर ट्रेड के लिए ब्रोकर्स, गवर्नमेंट्स और एक्सचेंजेस को टोल फीस दे रहे हैं। एक डेकेड में ये छोटे फ्रैक्शनल कॉस्ट्स टाइम के साथ कंपाउंड होकर आपकी पोटेंशियल वेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। मार्केट कोई कैसीनो नहीं है जहां आप इंट्यूशन या सीक्रेट टिप्स के जरिए हाउस को हरा सकें। हाउस खुद फाइनेंशियल सिस्टम है और ये अपना टोल कलेक्ट करता ही है, चाहे आपका ट्रेड पैसे बनाए या पैसे गंवाए। सेक्शन ब्रेक। शॉर्टकट का वहम, एक जाना पहचाना ट्रैप। अगर स्टॉक टिप्स मैथमेटिकली हमारे खिलाफ ही सेट होती हैं, तो इतने सारे पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कॉर्पोरेट मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स बार बार इस ट्रैप में क्यों फंस जाते हैं? इसका जवाब इंसान की साइकोलॉजी में काफी गहराई में छिपा है, जिसे हमने चैप्टर 3 में लॉटरी टिकट मेंटेलिटी के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। मिडिल क्लास इंडियंस के तौर पर हमें बचपन से ही कड़ी मेहनत करने, ध्यान से सेविंग्स करने और कोई अननेसेसरी रिस्क न लेने की सीख दी जाती है। हम दशकों तक एक प्रेडिक्टेबल पेचेक के लिए अपना टाइम ट्रेड करते हैं। लेकिन जब हम हाउसिंग की बढ़ती कॉस्ट, प्राइवेट एजुकेशन, हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को देखते हैं, तो पारंपरिक सेविंग का ये धीमा और डिसिप्लिन वाला रास्ता तकलीफदेह हद तक स्लो महसूस हो सकता है। इससे अंदर ही अंदर एक साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट होती है। हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी की अपनी जर्नी को एक्सीलरेट करना चाहते हैं। जब कोई स्टॉक टिप 6 मंथ्स में 3x रिटर्न का वादा करती है,
तो वह सिर्फ पैसा ही ऑफर नहीं करती, वह एक शॉर्टकट ऑफर करती है। ये सालों की सब्र वाली मेहनत को बाईपास करने की, हर इंसान की चाहत का फायदा उठाती है। ये साइकोलॉजिकल कमजोरी ठीक वही एंट्री पॉइंट है जिसका फायदा फाइनेंशियल स्कैम्स उठाते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर 4 में फ्रॉड एनाटॉमी के एग्जामिनेशन में डिसेक्ट किया था। हालांकि कोई व्हाट्सएप स्टॉक टिप जरूरी नहीं कि पोंजी स्कीम ही हो, लेकिन यह बिल्कुल उसी साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म पर काम करती है। टारगेट की वेल्थ क्रिएशन की धीमी और बोरिंग प्रोसेस को बायपास करने की इच्छा का फायदा उठाना। यह टेबल 3 फाइनेंशियल पाथ्स व्हाट्सएप स्टॉक टिप्स, पोंजी स्कीम्स और रियल वेल्थ बिल्डिंग को 5 की डायनामिक्स में कंपेयर करती है। सबसे पहले प्राइमरी हुक की बात करें तो व्हाट्सएप टिप्स 6 मंथ्स में 3 टाइम्स रिटर्न्स जैसे प्रोमिसेस के साथ अट्रैक्ट करते हैं। पोंजी स्कीम्स गारंटीड 2% मंथली रिटर्न ऑफर करती हैं, जबकि रियल वेल्थ बिल्डिंग डिकेड्स में कंपाउंडेड ग्रोथ पर फोकस करती है। रिक्वायर्ड एफर्ट के मामले में व्हाट्सएप टिप्स के लिए स्मार्टफोन पर बस 3 टैप्स की जरूरत होती है। पोंजी स्कीम्स में किसी एजेंट को पैसा हैंड ओवर करना शामिल होता है, जबकि रियल वेल्थ बिल्डिंग सिस्टमैटिक बजटिंग, पेशेंस और डिसिप्लिन की डिमांड करती है। अंडरलाइंग एसेट को देखें तो व्हाट्सएप टिप्स हाइप और अनवेटेड स्पेक्यूलेशन पर रिलाई करते हैं। पोंजी स्कीम्स नॉन एग्जिस्टेंट या फ्रॉडलेंट एसेट्स पर बेस्ड होती हैं, जबकि रियल वेल्थ बिल्डिंग को डाइवर्सिफाइड कॉर्पोरेट इंडिया का बैकअप होता है। इमोशनली व्हाट्सएप टिप्स यूफोरिया के बाद पैनिक की तरफ ले जाते हैं। पोंजी स्कीम्स ब्लाइंड ट्रस्ट और उसके बाद बर्बादी का कारण बनती हैं, लेकिन रियल वेल्थ बिल्डिंग से काम और सिस्टमैटिक कॉन्फिडेंस मिलता है। फाइनली लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए व्हाट्सएप टिप्स ज्यादातर लोगों के लिए कैपिटल डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं और पोंजी स्कीम्स से प्रिंसिपल का कंप्लीट लॉस होता है, जबकि रियल वेल्थ बिल्डिंग का रिजल्ट सस्टेनेबल फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। वह अनकंफर्टेबल ट्रुथ जिसे आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट या लोकल बैंक मैनेजर शायद ही कभी खुलकर बताता है, वह यह है कि लंबे समय तक टिकने वाली वेल्थ बनाने का कोई लीगल और रिलायबल शॉर्टकट नहीं होता। जिस पल आप स्टॉक मार्केट को एक हाई स्पीड स्लॉट मशीन में बदलने की कोशिश करते हैं, आप इन्वेस्टिंग की दुनिया से बाहर निकलकर सीधे प्योर गैम्बलिंग के डोमेन में कदम रख देते हैं, जहां ऑड्स मैथमेटिकली आपके खिलाफ ही सेट होते हैं। द एलिगेंट अल्टरनेटिव पूरे फार्म का मालिक बनना। निखिल ने अपना सबक काफी कड़वे अनुभव से सीखा। अपना ट्रेड क्रैश होने के 3 वीक्स बाद शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बहन के वेडिंग गिफ्ट फंड में 14,000 रुपीस का घाटा देखते हुए उसे एक फंडामेंटल ट्रूथ समझ आया कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स से compete करने के लिए उसके पास ना तो टाइम था, ना एक्सपर्टीज और ना ही इंफॉर्मेशन। फॉरवर्डेड चैट मैसेजेस से इंडिविजुअल विनिंग स्टॉक्स पिक करने की कोशिश करना एक बेवकूफ़ी भरा काम था। लेकिन इस एहसास से एक क्रूशियल क्वेश्चन उठता है, अगर इंडिविजुअल विनिंग स्टॉक्स पिक करना वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक लूजिंग गेम है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मिडिल क्लास को स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए और उन लो यील्डिंग फिक्स्ड डिपॉजिट से ही चिपके रहना चाहिए जो इन्फ्लेशन के साथ मुश्किल से तालमेल बिठा पाते हैं? इसका जवाब एक साफ और जोरदार नो है। मॉडर्न हिस्ट्री में इक्विटी मार्केट वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा इंजन बना हुआ है। सीक्रेट मार्केट को अवॉइड करने में नहीं है, बल्कि इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट करते हैं उसको बदलने में है। क्या हो अगर अपनी पूरी लाइफ घास के ढेर में सुई ढूंढने में बिताने के बजाय आप सिंपली पूरा का पूरा घास का ढेर ही खरीद लें? क्या हो अगर ये गेस करने की कोशिश करने के बजाय कि नेक्स्ट क्वार्टर में कौन सी इंडिविजुअल कंपनी जीतेगी या हारेगी, आप कंट्री की हर लीडिंग कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा ऑन कर सकें, वो भी एफर्टलेसली, ऑटोमेटिकली और वर्चुअली जीरो कॉस्ट पर? क्या हो अगर आपको कभी भी संजय की सुनने, अर्निंग्स रिपोर्ट ट्रैक करने या चार्ट पैटर्न्स एनालाइज करने की जरूरत ही ना पड़े और फिर भी आप आने वाले 20 ईयर्स में कॉर्पोरेट इंडिया की पूरी ग्रोथ को कैप्चर कर सकें? वह मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, इसे इंडेक्स फंड कहा जाता है, और इसकी पावर को कैसे हार्नेस किया जाए यह समझना रियल और स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला फाउंडेशनल स्टेप है। नेक्स्ट सेक्शन में हम प्रिसाइजली एक्सप्लोर करेंगे कि यह कैसे काम करता है